अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने अजम्पशन ये ली कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स की लाइफ जो है वो इक्वल ही रहेगी। अ, तमाम क्वेश्चन उठा के देखें। जैसे अभी हमने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन किया है, तो प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई दो प्रोजेक्ट्स थे। प्रोजेक्ट एक्स की लाइफ भी 4 साल थी और प्रोजेक्ट लाइफ वाई की लाइफ भी जो थी वो 4 साल ही थी। अगर इस किस्म का काम जो है वो ना हो, यानी प्रोजेक्ट्स की लाइफ जो है वो इक्वल ना हो, तो फिर और प्रोजेक्ट फिर भी आपने चूज करना हो दोनों में से कोई, तो तब फिर प्रोजेक्ट को चूज कैसे करते होते हैं? तो एक चीज के यहाँ पे जो इस चैप्टर में हमने चीज सीखनी है वो है प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइव्स। वो प्रोजेक्ट्स जिन जो कि इक्वल लाइफ ना हो तो और उनमें से चूज भी कोई प्रोजेक्ट करना हो, तो फिर प्रोजेक्ट कैसे चूज करते होते हैं, स्पेशली इफ द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, तो एक चीज तो जो हो गई वो ये हो गई कि अगर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो, इसको हम कुछ भी अब नहीं कर सकते। हाँ जी, प्रोजेक्ट्स with unequal lives अच्छा, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दे कैन बी डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, और दे कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, जो कि हमें बताएगा तैमूर कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं। तैमूर, हसन कहाँ भाग गया? जी तैमूर, कुछ बताना चाहेंगे? मैं अपने साथ ही बातें कर रहा हूँ। जी सर, मैं अभी आई हूँ। मैं भी आया था। फिर ये चैप्टर कौन सा है जो हम अभी पढ़े हैं? चैप्टर 12 है जी। ठीक। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करनी होंगी। एक तो रिस्क असेसमेंट हमने सीखनी होगी कि कैसे की जाती है। एक हमने जो है वो ये देखना है कि अगर कोई दो प्रोजेक्ट्स हम चूज करना चाह रहे हैं और वो दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी लाइफ इक्वल नहीं है। जितने भी हमने चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चंस किए, तमाम में जो लाइफ थी वो इक्वल थी। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो कि उसमें उसकी लाइफ इक्वल ना हो, तो फिर उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो हमने एक तो देखना है। फिर हमने एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, क्योंकि एसेट रिप्लेसमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है
मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस इसके ऊपर लग रहे होते हैं। तो ये बहुत केयरफुली डिसीजन लेने वाली चीज़ होती है। इसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे, ये भी देखेंगे कि जो कैश फ्लोज हमने कैलकुलेट की, ये कैश फ्लोज बेसिकली कैसे आती होती हैं। और रिस्क असेसमेंट तो वो हमने खैर कह ही दी कि अगर प्रोजेक्ट में रिस्क इन्वॉल्व हो तो उस रिस्क को क्वांटिफाई कैसे करेंगे और उसकी बेस पे डिसीजंस कैसे लेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जब व्हेन देयर इज choice इन सिलेक्शन। दो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन आप उसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो जब इस किस्म का केस हो तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कहते हैं। ए और बी दो प्रोजेक्ट्स हैं, ए चूज करेंगे तो बी को छोड़ना पड़ेगा, बी चूज करेंगे तो ए को छोड़ना पड़ेगा। तो बोथ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। एक को चूज करने के केस में हर सूरत में दूसरे को फोरगो करना पड़ेगा या दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि अगर इनमें बल्कि एक और बात इंपॉर्टेंट जहन में आ गई, डिसीजन क्राइटेरिया जो इसमें होता है इन प्रोजेक्ट्स में, डिसीजन क्राइटेरिया इज ए हायर एनपीवी। अगर प्रोजेक्ट ए आपको प्रोजेक्ट ए जो है वो आपको प्रोजेक्ट ए जो है वो आपको एनपीवी दे रहा है, सपोज एनपीवी मींस के पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है और वो 80 वैल्यू है, और प्रोजेक्ट बी जो है विच इज द सेम प्रोजेक्ट वो आपको एनपीवी दे रहा है 60 की, और दोनों में से आपने कोई एक प्रोजेक्ट चूज करना होगा तो आप डेफिनेटली प्रोजेक्ट ए को चूज करेंगे। अजान हो रही है तो हम उसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी। अच्छा, और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि जिसमें एनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अगर आपने दोनों प्रोजेक्ट्स चूज करने हैं तो आप दोनों प्रोजेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। एक को चूज करने की वजह से दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं। और इसमें जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है, डिसीजन क्राइटेरिया इज जस्ट ए पॉजिटिव एनपीवी।
एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को चूज कर लेना चाहिए। ऑब्वियसली एनपीवी नेगेटिव हो तो फिर तो बंदा कभी भी प्रोजेक्ट जो है वो चूज नहीं करता होता है। तो अगर irrespective of higher और lower sir, NPV इररिस्पेक्टिव ऑफ higher हायर और लोअर मसलन अभी भी हम प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों पॉजिटिव एनपीवीज दे रहे हैं, तो हम दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स को चूज करना चाहें तो हम चूज कर सकते हैं, और एक को चूज करने की वजह से दूसरे को छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कहलाएंगे। और जब दो में से किसी एक की चॉइस करनी हो आपने तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अगर जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेशक इंडिपेंडेंट हो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, लेकिन उनकी अगर जो है वो लाइफ इक्वल ना हो तो अनइक्वल लाइफ के केस में अनइक्वल लाइफ्स के केस में फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास फिर दो टेक्निक्स हैं। टेक्निक नंबर 1 ये है कि उसको हम रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस कहते हैं। रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस तब होती है व्हेन अ प्रोजेक्ट कैन बी रिपीटेड। सपोज कि प्रोजेक्ट ए जो है, प्रोजेक्ट ए की लाइफ 2 साल है और प्रोजेक्ट बी की लाइफ जो है वो 4 इयर्स है। तो प्रोजेक्ट ए की जब हम एनपीवी कैलकुलेट करने जाएंगे, सपोज दोनों के ऊपर जो है वो इसके ऊपर 1000 लग रहे हैं, इसके ऊपर सपोज 5000 लग रहे हैं। ये कैश आउटफ्लो है, इसको हम नेगेटिव साइन से और ये भी नेगेटिव साइन से। अच्छा, 2 साल वाला जो है इसके ऊपर 800 और पहले साल में पॉजिटिव और दूसरे साल में 700 इसके ऊपर मिल रहे हैं। बस। अच्छा, अब इसमें ये जो प्रोजेक्ट ए है इसमें अगर आप देखें तो 1000 माइनस है और 1500 जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की आ रही है। सपोज के जब हमने इनको डिस्काउंट किया, इस 1500 को, तो सपोज के ये वैल्यू 1200 आ गई, और 1200 में से जब हमने 1000 माइनस किए तो हमारे पास बेसिकली 200 वैल्यू रह गई। और सपोज के जो प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट बी के जो 2000 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स है, तो ये टोटल 8000 बनती है। और 8000 की जब हमने डिस्काउंटिंग की तो सपोज के ये वैल्यू जो है वो 6000 आ गई, प्लस बल्कि इसको हम चलें 5500 आ गई सपोज। तो 5500 में से जब हम 5000 माइनस करेंगे तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगी 500। अब अगर हम सिर्फ एनपीवी को क्राइटेरिया बना लें इस केस में तो हम गलती करेंगे। गलती क्यों कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट ए जो है वो हमें 2 सालों में 200 रुपए दे रहा है, जबकि प्रोजेक्ट बी हमें 4 सालों में 500 रुपए देगा नेट अमाउंट।
तो देखने से यही लग रहा है कि प्रोजेक्ट बी हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन दोनों कंपेरेबल ही नहीं है, दोनों की लाइफ ही बराबर नहीं है, तो दोनों आपस में कंपेरेबल भी नहीं है। कंपेरेबल ये तब होंगे जब दोनों की लाइफ इक्वल होगी तो। बराबर। क्लियर है? जी। तो अगर यूं कर लिया जाए कि हम प्रोजेक्ट ए को पहला सवाल जो हमें पूछना चाहिए जब किसी कुछ दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हों जिनकी लाइफ इक्वल ना आ रही हो, तो पहला सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये पूछना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट ए रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो प्रोजेक्ट ए रिपीट हो सकता है तो फिर दोनों की लाइफ क्योंकि बराबर हो जाएगी, और फिर हम कंपेयर करके और बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए बेहतर है या प्रोजेक्ट बी बेहतर है। तो अगर रिपीट हो सकती हो तो फिर हमें फिर दोबारा से अपनी डिसीजन उसकी बेस पे लेनी चाहिए, क्योंकि अब दोनों इक्वल लाइफ्स के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइफ इक्वल ही होनी चाहिए। एक की लाइफ डिफरेंट है और दूसरे की डिफरेंट है, तो उसके ऊपर फिर सही तरीके से डिसीजन पे हम पहुंच नहीं पाएंगे। क्लियर है? जी। अब ये लाइफ बराबर कैसे करेंगे और दोनों को हम चेक कैसे करेंगे, ये भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज कि क्या प्रोजेक्ट रिपीट हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट रिपीट हो सकता हो तो उस मेथड को रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस कहते हैं। अगर प्रोसेस रिपीट हो सकता हो, सॉरी सर आपकी बात नहीं समझ आई। प्रोजेक्ट अगर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रिपीट हो अगर सकता है, अगर प्रोजेक्ट रिपीट। रिपीट हो सकता हो, वो प्रोजेक्ट जिसकी लाइफ जो है वो दूसरी के बराबर नहीं है, तो अगर वो रिपीट हो सकता हो तो फिर ठीक है, हम क्या कर लेंगे कि रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस यूज कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। दूसरी चीज, समटाइम्स इस तरह होगा कि प्रोजेक्ट रिपीट नहीं हो सकेगा। प्रोजेक्ट रिपीट होने से क्या मुराद है, ये भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज के आपने दो मशीनरी, जैसे हमने एचसीसी और एलसीसी का आपस में कंपैरिजन किया था, हाई कैपिटल कॉस्ट का और लो कैपिटल कॉस्ट का। सपोज के दो मशीन्स हैं और दोनों मशीन्स जो हैं वो यानी एक की लाइफ जो एक 4 साल तक बेनिफिट देगी और एक 2 साल तक बेनिफिट देगी, तो दोनों का कंपैरिजन आपस में नहीं हो सकता कि क्योंकि दोनों की लाइफ बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लाइफ वाली चीज ज्यादा बेनिफिट दे रही है, तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि फिर वही सिलेक्ट हो जाएगी। तो पहली चीज कि क्या ये जो मशीनरी है, जो कि मशीनरी ए है जिसको हमने प्रोजेक्ट ए यहाँ लिखा हुआ है, क्या 2 साल के बाद जब ये अपनी लाइफ पूरी कर जाएगी तो क्या उस वक्त ये मॉडल अवेलेबल होगा कि हम इसको दोबारा मशीनरी को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकें। अगर तो हमारा जवाब हाँ में है कि हाँ ये मॉडल उस वक्त भी अवेलेबल होगा और उस वक्त भी इजीली आप इसको परचेज कर सकेंगे और इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे जैसे आपने अभी किया है, तो फिर ठीक है कि हम दोनों की लाइफ क्योंकि अब 4-4 साल हो गई, तो अब हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो कि एक एक मशीन की लाइफ जो है वो, सपोज कि एक मशीन की लाइफ है 3 इयर्स और एक मशीन की लाइफ है 5 इयर्स, तो अब अगर 3 इयर्स वाले को रिपीट भी करवा लेते हैं तो वो 6 इयर्स बन जाएगा और अगेन दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि लाइफ इनकी रिपीटिशन के बाद भी बराबर नहीं आ रही है। या फिर बहुत ज्यादा दफा रिपीट करवाना पड़ेगा, मसलन प्रोजेक्ट ए को हमें रिपीट करवाना पड़ेगा 5 दफा, प्रोजेक्ट बी को रिपीट करवाना पड़ेगा 3 दफा, तो 15 इयर्स पे जाके ये आपस में बराबर आते बराबर हैं। होंगे। हाँ, लेकिन 15 इयर्स इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और उसमें फिर और बहुत सी चीजें इन्वॉल्व आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाएंगी, और वो हमारे हमारे सिलेबस के स्कोप से बियॉन्ड है। तो हमने देखना ये होगा कि क्या अगर एक आध दफा रिपीट करवाने के बाद दोनों प्रोजेक्ट्स बराबर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर हमारे पास एक दूसरी टेक्निक है जिसको इक्विवेलेंट एनुअल एनुटी कहते हैं, या EAA, इक्विवेलेंट एनुअल एनुटी
या EAA, फिर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर हमारे पास रिपीट करने वाली ऑप्शन जो है वो अगर नहीं है तो। क्लियर है? जी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? सर 1 मिनट। जी जी। ठीक है सर, अब आप रिमूव कर लें। इसमें नेक्स्ट पेज नहीं आता, थोड़ी देर पहले तो आ रहा था, नहीं आ रहा। अच्छा चले। अच्छा, इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी। अच्छा, इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी में जो स्टेप नंबर 1 के तौर पे जो हम काम करेंगे, स्टेप नंबर 1 के तौर पे जो काम करेंगे वो ये काम करेंगे कि फाइंड द NPV of both projects as per normal method. दो साल वाले की 2 साल की एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगी, 4 साल वाले की 4 साल की एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगी। 2 years project would remain 2 years project यानी इसमें कोई एन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है। जो 2 साल का प्रोजेक्ट है उसकी 2 साल की एनपीवी कैलकुलेट कर लें, जो 4 साल का प्रोजेक्ट है उसकी 4 साल की एनपीवी कैलकुलेट कर लें। ठीक है? ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 2, अप्लाई द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी फॉर्मूला and choose and find R। वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी के फॉर्मूले में R नहीं होता? यस सर। फॉर्मूला याद है? यस सर। PV is equal to R into R into 1 minus 1 plus R। 1 minus 1 plus I याद है सर, raised very new है। n। ठीक है? और सॉरी, ये होल डिवाइडेड बाय I। अच्छा, तो इसमें यानी वैल्यूज पुट करें और R कैलकुलेट कर लें। अब इसमें PV क्या चीज होगी? PV is equal to the NPV calculated in step 1। PV जो होगी ये वो NPV होगी जो कि आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट की है। I जो होगा वो वैक होगा एज पर नॉर्मल रूटीन। N जो होगा वो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। जो 2 साल का प्रोजेक्ट है 2 and
4 रिस्पेक्टिवली। एक दफा आपने n को 2 रखना है और एक दफा आपने n को 4 रखना है, और आप r को कैलकुलेट करना है। तो जिसमें r ज्यादा आ रहा होगा, apply the present value of NOT formula and find r. Choose the project having a higher value of R. जिस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू R की ज्यादा है उस प्रोजेक्ट को चूज कर लेंगे। तो आप अगर तो रिपीट प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, तब भी इसी को हम अडॉप्ट करेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी को, या रिपीट होने में बहुत ज्यादा दफा रिपीट करवाना पड़े तो तब दोनों बराबर आ रहे हैं। और ऑब्वियसली 15 साल तक फिर ये है कि जो डिस्काउंट फैक्टर को भी 15 साल तक लेके जाएंगे, तो वो चीजें जरा थोड़ी सी वो हो जाती हैं। तो इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी चूज कर लेना इस वक्त जो है वो ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन है। दोनों मेथड्स, बेशक वो रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस हो या इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी हो, दोनों मेथड्स जो हैं वो आपको एक ही डिसीजन की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करेंगे। मसलन ये नहीं हो सकता कि रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस तो आपको प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करने को कहे, लेकिन इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी कहे कि नहीं प्रोजेक्ट बी चूज करना है। अगर रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस का आंसर ए आ रहा है तो इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी का आंसर भी ए ही आएगा। फाइनल डिसीजन दोनों की सेम होगी। वैल्यूज ऑब्वियसली दोनों की डिफरेंट हो सकती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक 4 साल पे कैलकुलेट किया गया है, एक अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पे कैलकुलेट किया गया है, तो दोनों ऑब्वियसली सेम नहीं आएंगे, लेकिन डिसीजन जो फाइनल होगी दोनों की बेस पे सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। क्लियर है? डिसीजन क्या मतलब सेम रहती है? मसलन हमने अगर तो जो वो सिलेक्ट करना ना जिसकी हायर वैल्यू होगी। देखिए इसमें भी हायर वैल्यू, अगर रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस में हायर वैल्यू ए की आ रही थी और आंसर 2000 था, तो या इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी में भी ए की ही हायर वैल्यू आ रही होगी, लेकिन वो क्योंकि आर है खाली एक साल की वैल्यू बस वो बता रहा है जो कि रिपीट हो सकती है, तो वो 8 हो सकता है कि एक की 800 आ रही हो और दूसरे की 500 आ रही हो। तो मेथड जो मर्जी हो, हायर वैल्यू उस एक ही प्रोजेक्ट की आएगी और दोनों में डिसीजन सेम ही रहेगी। क्लियर है अभी भी या नहीं? ठीक है। सैफ यस सर। समझ में आई यार या नहीं आई? यस सर, आ रही है। क्या आई है समझ में? सर आपने कहा था कि स्टेप 1 जो है उसमें 4 साल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, और जो सेकंड स्टेप है इसमें अगर प्रेजेंट वैल्यू अप्लाई करें एक मिनट सर, मेरी लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सर, किसी हद तक समझ आ रही है। ठीक है। चले मैं यहाँ, क्योंकि हमारे पास भी 8 मिनट रह गए हैं, तो हम जरा थोड़ा सा, सपोज कि हमने चूज किया रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस RCA हमने और उसमें प्रोजेक्ट ए की NPV आई थी। प्रोजेक्ट ए की NPV 4 साल में कन्वर्जन के बाद, आफ्टर कन्वर्जन या रिपीटिशन, ये NPV हमारे पास आई 2500 एंड 2500। और प्रोजेक्ट बी की जो NPV आई, प्रोजेक्ट बी की जो NPV आई NPV of project A and NPV of project B is equal to, सपोज के ये आंसर आया 2200।
जब हमने चूज किया EAA, तो फाइनल आंसर ये जो स्टेप 2 की हम बात कर रहे हैं, स्टेप 2 की बात कर रहे हैं कि स्टेप 2 में जब हमने वो सारा कुछ डाला तो प्रोजेक्ट ए जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आई 800, और स्टेप 2 में प्रोजेक्ट बी की जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास आई 500। अब क्योंकि ये जो EAA है, यहाँ पे हम सिर्फ R की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की ओवरऑल होल वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे। R क्या होता है? रिपीटेड वैल्यू इन एन एन्युटी। तो हम रिपीटेड वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं, हम ओवरऑल पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप देख लें तो RCA भी बता यही रहा है कि प्रोजेक्ट ए को चूज करना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू हायर है, और ये टोटल वैल्यू को कंसिडर कर रहा है, जबकि EAA टोटल वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा, वो सिर्फ रिपीटेड वैल्यू को कंसिडर कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट रिपीटेड वैल्यू ज्यादा दे रहा है उसी प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए हमें। सर रिपीटेड वैल्यू का क्या मतलब, यानी कि जो हमें ऑलरेडी गिवन है वैल्यू? नहीं, जब हम एन्युटी क्या होती है कि वो कैश फ्लो स्ट्रीम जिसमें दो चीजें होना जरूरी हो, नंबर 1 के रिपीटिशन हो, नंबर 2 वैल्यू कांस्टेंट हो, और वो हर साल मिल रही हो। कांस्टेंट वैल्यू जिसमें रिपीटिशन हो और टाइम पीरियड सेम हो, उस ऐसी कैश फ्लो स्ट्रीम को एन्युटी कहते हैं। तो हम यहाँ पे R कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट हमें हर साल वैल्यू ज्यादा दे, बेशक उसकी लाइफ छोटी ही क्यों ना हो, हमें चूज वही करना चाहिए, क्योंकि हमें बेसिकली पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट पैसा ज्यादा दे रहा है उस प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए, दूसरे वाले को चूज नहीं करना चाहिए जो कम पैसे दे रहा है। और डिसीजन का क्राइटेरिया जो मर्जी यूज कर लें, फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम ही है। RCA भी कह रहा है प्रोजेक्ट ए चूज कर लो क्योंकि ओवरऑल वैल्यू इसकी ज्यादा है, यस सर। और EAA भी यही कह रहा है कि प्रोजेक्ट ए चूज कर लो, हर साल ए तुम्हें प्रोजेक्ट ए जो है वो हर साल तुम्हें पैसे ज्यादा देगा। लेकिन सर इसकी वैल्यू तो कम है, 800 आ रही है। आपने तो कहा है कि 800 नहीं हम ये चूज 800 करेंगे। एक साल की है, अगले साल फिर ये 800 देगा, उससे अच्छा अगले साल फिर 800 देगा, उससे अगले साल फिर 800 देगा। जबकि प्रोजेक्ट बी पहले साल भी 500 दे रहा है, दूसरे साल भी 500, तीसरे साल भी 500, चौथे साल भी 500। तो प्रोजेक्ट बी यस पर ईयर कम वैल्यू दे रहा है, जबकि प्रोजेक्ट यस ए पर ईयर ज्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है सर। तो पर ईयर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, तो ऑब्वियसली जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ए का ज्यादा होगा और बी का जो है वो कम होगा। यस सर। तो एक मेथड में हम ईयरली बेसिस पे कैश फ्लो देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, और एक मेथड में हम टोटल वैल्यू को देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट 4 सालों की फाइनल वैल्यू जो है वो प्रोजेक्ट ए की 2500 है, जबकि प्रोजेक्ट बी की 2200 है। तो हमें जो प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए वो बेहतर है कि प्रोजेक्ट ए चूज कर लें। ये चेन एनालिसिस कह रहा है इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी के केस में भी हम इसी को ही चूज करेंगे। क्लियर है? Yes. जी अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम इस तरह कर लेंगे कि हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लेंगे कुछ, और बात को यहाँ से जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है ठीक सर। है। ठीक है। और वो बीच में आपने मुझे, मैंने आपसे कहा था कि मुझे हफ्ते में किसी दिन आपने मुझे टाइम देना है 1 घंटा, जस्ट एक सेशन, ये जो सर अब 40 मिनट का होता है, घंटा आप की। बता दें जिस दिन, मंडे को जिस यस कर, दिन सर भी। आप। ठीक है। मंडे ठीक है सर। ठीक है? ये ठीक है 40 सर। मिनट का एक सेशन, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ठीक ठीक है है। सर। ठीक है? मंडे के दिन फिर सही 6 है ठीक सर। है सर। सही है। ओ, ठीक है? ओके, ओके थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।